अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एक नवा स्टार्ट करने वाले हैं, फेरी टेल। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। कब से है एक हर्फ पे नजरें जमी हुई, वो पढ़ रहा हूँ जो लिखा नहीं किताब में। हजारों रकबे पे फैला वो खूबसूरत महल मलिक आमिन के असगर शाह के कुछ महलों में से एक था, जिसके माथे पर बड़ा सा मासूमिया लिखा था। वो महल इतना खूबसूरत था कि देखने वालों को माबूद कर देता। उस्मान से अबर से ढका था, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, इसलिए लॉन में बैठे महल के बासी मौसम का लुत्फ ले रहे थे। महल के अंदर दर्जनों की तादाद में मुलाजमों की फौज मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थी। महल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में से एक लड़की तेज कदमों से निकली थी। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसने ब्लैक तीन पर टखनों तक आता डार्क रेड कुर्ती और इसकी गर्दन से रेड स्कार्फ लिपटा हुआ था। कमर से ऊपर तक आते खूबसूरत सुनहरे स्टेप कटे बाल जो ऊंची हाई पोनी टेल में जकड़े हुए थे। मलाई जैसी बेहद सफेद रंगत वाली वो काफी खूबसूरत लड़की थी, जिसने अपने कमरे के सामने मौजूद कमरे का दरवाजा धड़ से खोला और अंदर दाखिल हुई। सैली, तुम क्या कर रही हो? वो पूछती हुई इसकी तरफ पड़ी, जिस जानिब गिलास वाल के सामने कुर्सी डाले स्याह बाया और गाउन में मुलव्विस लड़की बैठी थी। कुर्सी से अटैच टेबल पर एक डायरी थी, जिस पर वो तेजी से कलम चला रही थी। ओ, कहीं जा रही हो क्या? मलाई जैसी रंगत वाली लड़की ने इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हजाब पोश लड़की जो अपनी बुक पर झुकी हुई थी, इसने चेहरा उठाया और कलम बंद किया। वो सुनहरे चेहरे के तक्के नकोश वाली लड़की थी। मासूमियत अलायत वो खास चीज थी जो सामने वाले को इसके जानिब अट्रैक्ट करता था। न सिर्फ वो चेहरे से मासूम नजर आती थी, बल्कि वो नेचुरली तौर पर भी बेइंतहा मासूम और भोली भाली थी। किसी किताब का किरदार अलग थी, इसे फेरी टेल पर यकीन था। वो दोनों जो आमने सामने बैठी थी, सकी बहनें थी जो हर लिहाज से अपोजिट थी। शक्ल सूरत, नेचर, इनकी पसंद नापसंद, हर चीज उल्टी। हाँ, नकुश अलबत्ता थोड़े मिलते थे, खासकर दोनों की ब्राउन खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, जिनकी पलकें दराज घनी और खामदार थी, और सिर्फ तरशुदा लब जो दोनों को में कोमल थे। वो दोनों बेशक दिन और रात जैसी उल्टी थी, मगर ये भी सच था वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हाँ, मैं नाज के यहाँ जाना चाह रही हूँ। इंतहाई मासूमियत से भरे अंदाज था इसका। वो मुस्कुराती अपने से 3 साल बड़ी बहन से बोली, अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। मुझे सदफी से भी मिलना है, आते वक्त तुम्हें लेती जाऊंगी। वो दोनों उठाए लॉन में कदम रखने से पहले सुनहरे चेहरे वाली ने अपने चेहरे पर निकाब कर लिया। लॉन में बैठे नफूस इन्हें देखकर एक दूसरे को इशारा करने लगे थे, जिनसे कतई बेनियाद वो दोनों आपस में बातें करती हुई जा रही थी। इनो मासूमिया ने अपनी बेटी की परवरिश भी खूब की थी, एक नेक तो दूसरी बद। किसी ने जलकर तंजीह किया, जिस पर लॉन में एक कहका पड़ा था, बाबा आ गए। मार्सिया थकी हारी सी लाउंज की कीमती सोफे में रसी अपने सामने खड़ी अपनी मखसूस मुलाजमा शना से पूछ रही थी। हाँ बीबी, शना ने कहा जब इसकी निगाह डाइनिंग रूम पर पड़ी, जहाँ मुलाजमों की अफरा तफरी मची थी। वसी अरीजा डाइनिंग टेबल पर मुलाजमा खाने लगा रही थी। अच्छा सुनो शना, हमारा खाना ऊपर सैली के रूम में ले आना, मगर इससे पहले सैली को एक अच्छी सी चाय बना दो, इसका सर दुख रहा है। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। सभी अपने अपने कमरे से निकल आए थे डिनर के लिए। से देखकर जहाँ लड़कियों ने मुंह बनाई थी, वहीं लड़कों की आंखों की चमक में एक इजाफा हुआ था। सोबिया बड़ी माँ और सानिया चची ने एक दूसरे को आपस में कुछ इशारा किया था। क्यों मार्सिया, आप दोनों बहनें हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाती? क्या अभी तक आप दोनों बहनों ने हमें अपना नहीं समझा? सोबिया बड़ी माँ बड़ी रकत से पूछ रही थी। इसने मशकूक नजरों से ने देखा और साथ ही इसकी निगाह सीढ़ियों से उतरते आरिस तकी पर गई, जिसकी वजह से वो सारा मामला समझ गई। तो बड़ी माँ की आवाज में शेरनी बाप को देखकर गली थी। सही कहा आपने, हम अपना इन्हीं समझते हैं जो अपनापन दिखाते हैं। वो इन्हें कहती उठ खड़ी हुई, इन्हें जैसे हिंट थी कि माजी में इनका बर्ताव कैसा था, जिस पर सोबिया बड़ी माँ लम्हे भर के लिए निगाहें चुरा गई, मगर अगली पल नफरत से हंकार भरी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो आरिस तकी से जा लगी, जिन्होंने से अपने पहलू से प्यार से लगाया हुआ था। आपकी बड़ी माँ सही कह रही हैं बेटा, आप दोनों सबके साथ डिनर और लंच क्यों नहीं करती? आरिस तकी को अपनी हमाकत में कहता देखकर सोबिया बड़ी माँ जैसे खुशी से फूल उठी। मार्सिया एक तंजिया नजर बड़ी माँ पे डालने के बाद मोहब्बत से अपने मेहरबान बाबा को देखा। आप तो जानते हैं ना बाबा, सैली पर्दा करती है, इसलिए मैं इसे तनहा नहीं छोड़ सकती। मार्सिया के कहने पर जहाँ आरिस तकी के चेहरे पर
मुस्कुराहट आई थी। वहीं बड़ी माँ मुंह में कुछ बड़बड़ाई। मुझे आप पर फख्र है बेटा, आप अपना भी और अपनी बहन का भी और साथ में मेरा भी ख्याल रखो। जो मैं नहीं कर पाता वो आप करती हैं, आप मेरा फ़र्ज़ अदा करती हैं। कहते कहते इनकी आंखों में नमी उतर आई, जिस पर मार्सिया बेसाख्ता मचली। बाबा ये गलत कह रहे हैं आप, क्या आप नहीं जानते मम्मा मुझसे क्या करती थी कि मैं सैली का ख्याल रखूं? आप अपना हक बहुत अच्छी तरह अदा करते हैं। लाउंज में सब खड़े इन्हें देख रहे थे, जिसे सोचकर आरिस तक की अगली पल संभले। अच्छा तो ठीक है, आज हम अपनी शहजादियों के साथ डिनर करेंगे। जहाँ आरिस तकी के कहने पर मार्सिया का चेहरा खुशी से चमक उठा था, वहीं करीब खड़े रियाज बाबा, बड़े बाबा बोल उठे, बहुत खूब आरिस, इन बलश पर लड़कियों की उंगलियों पर खूब नाचो। बड़े बाबा रियाज तक की खासी तलगी से बोले, जिस पर वहाँ मौजूद सबके लबों पर एक तमस्कुर मुस्कुराहट उम्मीदवार हुई। भाईजान मैं अपनी शहजादियों की उंगली पर नहीं नाचूंगा तो फिर किसकी उंगलियों पर नाचूंगा? आरिस तकी के मुस्कुरा कर कहने पर सबके सीने पर जैसे सांप लौट गया था। ये दोनों लड़कियां ही थी इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। मशहूर बिजनेसमैन तकी उस्मान के 4 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े रियाज तकी, फिर आरिस तकी, इसके बाद एयाज तकी और सबसे छोटे अदन तकी। रियाज तकी की शादी होने के बाद इनके वालिदैन ने चाहा कि अब आरिस तकी की भी शादी हो जाए, तो इन्होंने इनकार कर दिया। वो बहुत हुस्न परस्त थे, अभी तक इन्हें कोई इतनी हसीन हस्ती नहीं मिली थी जिससे मुतासिर होकर वो शादी करते, जिसके सबब इनके वालिदैन ने इनसे छोटे एयाज तकी की शादी कर दी। इस वक्त अदन तकी बहुत छोटा था। फिर अचानक ही इनके वालिदैन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इस वक्त खास तौर पर 5 साल अदन तकी पर जैसे खाम के बाहर टूट पड़े थे। वालिदैन से अटैच बच्चा अचानक ही भरी दुनिया में तन्हा हो गया था। रियाज तकी और एयाज तकी कुछ दिन गम मनाकर अपनी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में मशगूल हो गए थे। दोनों बड़े भाइयों और इनकी बीवियों को अदन तकी की कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त रियाज तकी ने अपने छोटे भाई को संभाला और फिर एक दिन जब आरिस तकी अफान को रमज़ान की छुट्टियों की वजह से हॉस्टल लेने गए तो वहाँ अपना दिल हार आए। स्याह हिजाब से झांकती ग्रे कलर की खूबसूरत बड़ी बड़ी सी सैर अंगेज आंखों का सैर इन पर खूब चला था, जिसमें वो मस्कूर होकर रह गए थे। और फिर किस्मत ने इनकी मदद की और माँ समिया इनके कमरे में चांद बनकर तुलू हुई। माँ समिया अपने नाम की तरह थी, चांद जैसी माथे वाली, मलाई जैसी बेहद सफ़ेद चमकती हुई रंगत, तके नकोश और तराशे सुर्ख अंगार लब। वो तो हुस्न की शहकार थी। आरिस तकी ने इन्हें पहली मर्तबा देखा तो माबूद रह गए थे, जब भी वो अपने हुस्न को छुपा छुपा कर रखती थी। मगर रियाज तकी और रियाज तकी ने और ख़ास तौर पर इनकी बीवियों ने माँ समिया को अपनाने से इनकार कर दिया। असल है कि वो मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखती थी। इनकी बुलंद बाला स्टेटस से वो मैच नहीं खाती थी। सोबिया और सानिया माँ समिया के हुस्न से बेहद जलती थी। इसी नाइतफाक़ी की वजह से भाइयों में बंटवारा हो गया। रियाज तकी ने अदन तकी का हिस्सा ये कहकर नहीं दिया कि अभी वो बहुत छोटा है, जब अदन बड़ा होगा वो तब इसे देंगे, जिस पर आरिस तकी ने कुछ नहीं कहा, अपना हिस्सा लेकर अपनी अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बिजनेस शुरू की, जिसने देखते ही देखते उस्मान की बुलंदियों को छू लिया। और फिर शादी के 1 साल बाद माँ समिया ने इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया, पूरी टू कापी माँ समिया। सिर्फ आंखें इस परी ने आरिस तकी की ली थी, डार्क ब्राउन मोतियों की तरह चमकती हुई बेदाग और अनमोल आंखें। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी परी का नाम भी माँ समिया ही रख दूं। शरारत से माँ समिया को देखते हुए कहा, भाईजान इसे मुझे देना। 6-7 साल अदन तकी इस खूबसूरत परी को लेने के लिए बेचैन था। आरिस तकी ने अपनी परी को संभाल कर अफान की गोद में दिया। वो ये तो परियाल की तरह चमक रही है। अफान को सेब की मोती बहुत पसंद थी। भाई क्या हम परी का नाम परियाल रखें? अफान ने इश्तियाक से पूछा। ठीक है, हम इसका नाम मार्सिया रखते हैं, जिसके मैनी है पर परियाल और मोती के है। आरिस तकी मासमिया को देखती हुई बोले, जिनके चेहरे पर नापसंदगी थी। गालिबन मासमिया को नाम नहीं पसंद आया था। इस मर्तबा हम भाइयों ने नाम रखा, अगली मर्तबा आप रख लेना। आरिस तकी की शरारत से कहने पर वो मुस्करा दी। आपने अम्मी को कॉल की थी? माँ समिया ने पूछा। हाँ, कल ही आपकी अम्मी और बहन आ रही हैं। जिंदगी इस वक्त बहुत हसीन हो गई थी, जिसमें खोकर आरिस तकी दुनिया को भुला बैठे थे। इन्हीं दिनों में आरिस तकी ने गैर मुल्की तजर्बाकार महारों से माँ समिया महल तमीर करवाया और माँ समिया को गिफ्ट किया।
اور معصومیہ نے بھی انہیں گفٹ دیا تھا۔ 3 سال بعد وہ پھر سے امید سے تھی۔ ان سب کی خواہش تھی کہ لڑکا ہو، مگر معصومیہ کی خواہش لڑکی کی تھی، جس کا معصومیہ نے نام بھی سوچ لیا تھا، درسلا، جس کا معنی تھا بہت ہی قیمتی پاکیزہ موتی۔ نام سن کر سب نے تعریف کی تھی۔ اچانک ان کی بے پناہ خوشیوں کو ایک غم نے ہڑپ لیا۔ ایک دن معصومیہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ احتیاط کے باوجود ان کا پیر پھسلا۔ پھر وہ طوفان آیا جس میں عارض تقی کی کشتیاں الٹ گئی۔ بہت ہی قیمتی ہستی کو زندگی نے ان سے چھین لیا تھا۔ معصومیہ پھر ایک بچی کا تحفہ عارض تقی کو دے کر انہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ سرخ ملائی گنمی رنگت کی وہ معصوم سی بچی عارض تقی پہ گئی تھی۔ عارض تقی نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہیں تو اپنی محبوب بیوی کے غم نے پاگل بنا دیا تھا۔ عدن کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ عدن نے ایک اور مرتبہ ماں جیسی بھابھی کو کھو دیا تھا۔ ایسی حالت میں بھائیوں کی نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ ان سبھی کا خیال معصومیہ کی اماں رکھتی اور درسلا کو بھی اماں ہی سنبھال رہی تھی، جس کا نام خود بخود درسلا پڑ گیا تھا۔ اچانک ہی عارض تقی اجالے سے اندھیرے میں آ گئے تھے۔ وہ دنیا میں تنہا رہ گئے تھے۔ بابا دیکھے نا سیلی کو کیسے رو رہی ہے۔ 3 سالہ مارثیہ نے بمشکل درسلا کو گود میں سنبھال کر لائی تھی۔ عارض تقی نے چونک کر درسلا کو دیکھا، جیسے وہ بھولے ہوئے تھے، کچھ کھا بھی نہیں رہی، بس روئی جا رہی ہے۔ مارثیہ خود بھی روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی۔ عارض تقی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا، جیسے ان کی چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بن ماں کی کیسے رہیں گی، اوپر سے ان کا باپ بھی ان سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھے۔ عارض تقی نے درسلا کو مارثیہ سے لے کر مارثیہ کو دوسری جانب اپنی گود میں لیا۔ بابا سیلی نے رونا بند کر دیا۔ عارض تقی کی گرفتار سے نکلتی مارثیہ جیسے خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ عارض تقی نے بھی حیران ہو کر درسلا کو دیکھا، جو ان کی گود میں آ کر نہ صرف خاموش ہو گئی تھی بلکہ سو بھی چکی تھی۔ وہ درسلا کو دیکھ کر زخمی سا مسکرائے۔ زندگی بے شک بہت مشکل لگنے لگی تھی، مگر انہیں جینا تھا، خاص کر ان 2 پریوں کے لیے، ان کے چھوٹے بھائی عدن کے لیے، معصومیہ کی اماں اور بہن صدفی کو لے، جن کا ان کی دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ صدفی کے ساتھ ساتھ عارض تقی نے مارثیہ کو بھی ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ اس وقت چھوٹی سی درسلا اپنی نانی کے پاس تھی، اور درسلا بھی کچھ بڑی ہو گئی تو صدفی اور مارثیہ نے ضد کر کے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ صدفی لگنے کو تو مارثیہ کی خالہ لگتی تھی، مگر مارثیہ کی اپنے سے 4 سال بڑی صدفی سے بہت جمتی تھی۔ وہ بہترین دوست تھے، دونوں کی عادت اور مزاج بے حد ملتے تھے۔ البتہ درسلا کم گو سی تبو قسم کی بچی تھی۔ کوئی ہاسٹل یا اسکول میں مارتا تو مار کھا کر روتی ہوئی اپنی اکلوتی خالہ جانی اور ابھی کے پاس آتی، اور جب مارثیہ اور صدفی اسے ایسی حالت میں دیکھتے تو غضبناک ہوتی۔ یہ درسلا کے ایک ایک آنسو کی قیمت وصول کرتے تھے۔ صدفی بھی تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی قائل تھی، مگر مارثیہ نے یہ سب سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بے حد تیز مزاج، اکڑ، لمحوں میں فیصلہ کرنے والی، بے حد نڈار تھی۔ خاص کر کے درسلا کے معاملے میں تو وہ کسی کی ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے بجتے ہوئے سیل فون کو سراہنے سے ٹٹول کر ڈھونڈنے کے بعد اسکرین کو دیکھا، جس پر بوس کالنگ چمکا رہا تھا۔ بلیک ڈیول ہماری لوری جس میں ڈار گھس گیا تھا، پولیس کے ہتھے چڑھ کی ہے، کروڑوں کا مال ہے اس میں، تمہیں اسے صحیح سلامت واپس لانا ہے۔ اوکے بوس، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور اب بھاگم بھاگا منٹوں میں تیار ہوتا دراز سے اپنی گن نکال کر اس کی چیک کر رہا تھا، اور اگلی پر وہ اس اپارٹمنٹ سے نکل آیا جو حسن آباد کے جنگلوں کے بیچ وہ لاہوری سنسان پڑی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ اس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ پولیس کے درجنوں آدمی مختلف جگہوں پر چھپے ڈوری پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تبھی سناٹے کو چیرتی ایک اذیت سے چلاتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی، ہیلپ ہیلپ ہیلپ۔ اس کی آواز کو سننے کے بعد پولیس کے کسی افراد نے اپنی جگہ سے ہلنے تک کی جرات نہیں کی، کیونکہ ان کا دشمن بلیک ڈیول، جو کہ اصغر پاشا کا آدمی تھا، اس نے اس طرح کا جال کئی مرتبہ دیکھ کر ڈر کی گس بھری ٹرک لے بھاگا تھا، مگر یہ طے تھا کہ آج پولیس اس کی کسی بھی چال کا ہرگز شکار نہیں ہوگی۔ کسی لڑکی کی رونے سسکنے اور در سے کرانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، مگر پولیس کے سبھی افراد بستور اپنی جگہ چھپے رہے۔ جب انہیں ایک شخص اپنی طرف آتا نظر آیا، بلیک جینز پر بلیک بٹنوں والی شرٹ میں بڑے سے سیاہ بلیک اینڈ وائٹ
जैक्स के रुमाल से अपना चेहरा ढांपा हुआ था। जब वो शख्स इत्मीनान से चलता हुआ गाड़ी तक आया, तभी पुलिस के सारे अफराद अपनी मख्फी जगह से निकलकर इसकी तरफ घेरा डाल गए थे। हैंड्स अप! अकरम चौधरी, जो इन सब का इंचार्ज था, इसे गन के जरिए ऊपर लाते हुए बोला, जिस पर वो रुक गया और इनकी जानिब घूमकर दोनों हाथ कंधे से ऊपर थे। यक हर कोई अपनी गन की जद में लाया हुआ था। होशियारी दिखाने की कोशिश की तो गोलियों से छन्नी कर दोगे जाओगे। अकरम चौधरी एक मर्तबा फिर हलकर आते हुए बोले। अकरम चौधरी ने देखा इसके कंधे से बुलंद दाएं हाथ की मुट्ठी में कुछ दबा है। क्या है तुम्हारे हाथ में? जो भी ऐसे नीचे फेंक दो। अकरम चौधरी चौकन्ना होकर बोला, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आया था। वो अकरम दिल ही दिल में अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पर फूल नहीं समा रहा था। अकरम ने देखा इस शख्स ने अपनी दानी मुट्ठी खोली, जिसकी सबब इसकी मुट्ठी से एक छोटा सा बाल जैसे जमीन पर गिरा था। जैसी वो बाल जैसी शय जमीन पर गिरी, इनके देखते ही देखते चारों जानिब धुआं फैल गया था। ओ शिट! अब क्या वो हाथ से? अकरम चौधरी आंखें मसलते हुए खुद को जैसे कोसा था। तभी इन्हें गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई, जिस पर सभी ने बौखलाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और जब धुआं छटा तो वहाँ लॉरी का नामो निशान तक नहीं था। अकरम चौधरी को एक मर्तबा फिर शिकस्त हुई थी, जब भी इन्हें ज़मीन पर पड़ा एक कागज़ का टुकड़ा नजर आया, जिसे इन्हें झपट कर उठाया। हमारे मुल्क के अक्लमंद पुलिस फोर्स को सलाम अर्ज़ है। लड़की का कोई ट्रिप नहीं था, बल्कि हकीकतन एक जख्मी लड़की तुम गधों से मदद मांग रही थी। ब्लैक ट्यूल! अकरम चौधरी खुद को गालियां देता हुआ फौरन इस जानिब भागा, जिधर से लड़की की दर्द भरी आवाज़ आती रही थी। इसके पीछे इसके मातहत भी दौड़ पड़े और कुछ दूरी पर इन्हें एक जख्मी बेहोश लड़की नजर आई, जिस पर अकरम चौधरी अपनी मुठ्ठियां बींच कर रह गया। एक मर्तबा फिर ब्लैक ट्यूल इसे बेवकूफ़ बना गया था। वेल डन माय डियर! असगर शाह से मस्कूर सा गले लगाकर बोला, मेरे आदमियों में से एक तुम ही हो जो नाहियत एमो। असगर शाह से अपने साथ लगाए अंदर दाखिल हुआ था। सामने असगर पाशा का राइट हैंड फहीर सोफे पे बैठा ड्रिंक कर रहा था। इसे देखकर फहीर ने अपनी एक आंख दबाई थी। मुबारक हो यार, आ जाओ, ये माल बहुत कीमती था। आज रात इसकी खुशी में बॉस पार्टी देगा, फहीर कह रहा था, और वो फहीर के साथ सोफे पे जा बैठा। असगर पाशा ब्यूटी सिटी का माफिया गैंग था। बड़े बड़े मुजरिम और गैंगस्टर इसके नाम से खौफ खाते थे। बड़े बड़े मिनिस्टर और पुलिस अफसर इसके सामने मुद्दब रहते थे। ब्लैक ट्यूल असगर पाशा का बेहद कीमती और खतरनाक हथियार था, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाता था। ब्लैक ट्यूल का पसंदीदा काम ही था चैलेंजेस को कबूल करना और इसे मुमकिन करके दिखाना। ब्लैक ट्यूल ने इस फेरी टेल का साथ दिया था, जो अनकरीब ही फेरी टेल की मासूम परी को हमेशा के लिए कैद करने वाला था। वो है, बेवफा तो वफा करो, जो असर न हो तो दुआ करो, जिसे चाहो इसे बुरा कहो, यही तो दोस्ती के खिलाफ है। तुम नहीं जानती मार्सिया, जब इस बेवकूफ़ ने मुझे शर्माते हुए अपने लेटर थमाया और कहने लगा, मैम ये आपके लिए। सदवी कहती हुई नकल उतार रही थी, और मैं तो जैसे जानती ही नहीं जो मैम के लिए लेटर था इसमें हो सकता है। मैंने लेटर लिया और इसी वक्त फाड़ कर इसके मुंह पर दे मारा। बेचारे का चेहरा देखने लायक था, जैसे मुंह पर बिजली गिरी। और इतने गधे होते हैं लड़के के अपनी टीचर को भी नहीं छोड़ते। सदवी जिस तरह एक्टिंग करके बता रही थी वो काफ़ी मजाकिया खेल था, जिस पर मार्सिया हंसती हुई कार का डोर खोलती बाहर निकली थी। सदवी अपना टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुकी थी। इसके बाद आरिफ तकी ने लाख कहा कि वो अपनी कंपनी ज्वाइन करे, मगर सदवी अभी इन्हें ना कहकर मना कर दी और पिछले एक साल से टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरार के तौर पर मुकर्रर थी, और साथ ही पिछले एक साल से वो मियाँ छोड़े कॉलेज की ही गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। अलबत्ता हर एंड और छुट्टियां वो मासूमिया में गुजारती थी, और आज भी वीकेंड होने की वजह से सदवी इसे मासूमिया ले आई थी। इस वक्त वो दोनों लॉन में चल रही थी। सदवी मार्सिया को अपने किसी स्टूडेंट का कारनामा बता रही थी, जिस पर मार्सिया हंस रही थी, और तभी पीछे हैरन की आवाज़ पर वो दोनों रुकी थी और पलट कर देखा, गेट पर एक रेड कलर की कार आ रुकी थी। कार से अदन निकलता हुआ नजर आया। ओ, चाचू भी आए हैं, मार्सिया ने कहती हुई सदवी को देखा, तो जो खुद भी अदन को देख चुकी थी, और इसी सबब इसके ग्रे कलर की आंखें चमक उठी थी। मगर अगली पल कार की स्याह विंडो के नीचे होने पर हमना को देखकर इसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी थी, और जब इसने अदन को विंड पर चुके हमना से बात करते और हंसते हुए देखा, तो इसका बदन तो जैसे चलस उठा।
अपने आइडल खड़ूस चाचू से कहना मुझसे भी कभी बात कर लिया करें, मैं कोई गूंगी थोड़ी हूँ ना। हमना को सालम आंखों से निगलने की कोशिश करती सदफी ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे दांतों के दरमियान ही हमना को पीस रही हो। और फिर पलट कर पैर पटाखती मासूमिया की जाने मर गई। कभी कभी मुझसे तो इतने प्यार से बात नहीं करता जितनी अपनी प्यारी हमना से करता है। मैंने कौन सा कर्ज लिया हुआ जिसे अदा नहीं किया, जिस पर बदशाह सलामत ऐसा रवैया रखते हैं मुझसे। ऐसे लगता है मनोक मैं नहीं हूँ, उसकी प्यारी हमना है। वो बड़बड़ाते हुए दांत पीसते मासूमिया में दाखिल हुई थी। आसपास से गुजरने वाले से हैरत से तकते, जिस पर सदफी ने कोई नोट्स नहीं लिया था। खाला जानी क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? वो तो जब दरसिला ने इसे हैरत से पूछा तो वो होश में आई और इसी वक्त दरसिला के कमरे में खड़ी थी। और दरसिला हमेशा की तरह किताब के साथ नजर आई। ओ कुछ नहीं गुड़िया, बस ऐसी ही। सदफी से देखती शफ़क़त से बोली, और बताओ तुम्हारा हिदायतुल अनबात कैसा चल रहा है? सदफी सिंगल कागज पर गिरती पूछी। जबरदस्त।